तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है ना। जीवों में जनन किस प्रकार से होती है वो देखेंगे। और इसमें जीव में सभी प्रकार के जीव आएंगे, छोटे मोटे बड़े, है ना। तो पहला है अलैंगिक जनन। किस प्रकार होता है, यह कि यहाँ पे लिखा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो उसमें मेन भूमिका किसकी रहती है, तो क्या है, ईस्ट। ठीक ना। क्वेश्चन देन आंसर। निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग क्या है, उस भाग का नाम बताना है। ठीक है। तो ये सभी जनन तंत्र के नाम है, देख लो, अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी। ठीक है ना। अगर एग्जाम में आएगा तीनों को छोड़ के एक ऑप्शन देगा, या कि इनमें से एक देगा और तीन अलग से देंगे। ठीक ना। तो आपको तीनों याद रखना है। पराग कोश में क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप, पराग कण होता है। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, तो निषेचन। एक क्वेश्चन भी बन गया कि निषेचन किसे कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अंडक का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। ठीक है, याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कायिक प्रजनन होता है तो किसमें होता है, देख लो, कलिकायन, कटिंग, डाल लगाना और सभी। ठीक है ना। तो इसके सभी ऑप्शन रहेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो याद रखना, अंडवाहिनी में। क्वेश्चन नंबर 8, बीजांड का निर्माण होता है, कैसे होता है, बीजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, मादा मनुष्य में यौवनावस्था का प्रारंभ कब होता है, यौवन। ठीक ना। तो 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं, आएंगे, और आपको बिल्कुल इनको रट लेना है। ठीक है ना। इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, एनसीईआरटी है, बेस्ट ऑफ बेस्ट, सुपर हिट। प्रजनन किसे कहते हैं, तो अपने समान संततियों को उत्पन्न करना ही प्रजनन है। ठीक है ना। प्रजा का जनन करना। ठीक ना। 11 नंबर, अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। ठीक ना। ब्रायो फिल्म में कलिकायन जो है अलैंगिक प्रजनन है। अब आपसे पूछा जा रहा है नर में वृषण की संख्या कितनी होती है। ठीक है ना। तो कितनी होती है, 2। मादा में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, आपको बताना है इसका आंसर। तो आपसे कोई पूछे भी तो बताना, अंडाशय में होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, 500 बार आ चुका है, इस बार आएगा तो 501 बार हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है वे जीव क्या कहलाते हैं, तो बताएंगे आप, एक कोश की जीव। ठीक है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे जीवों में प्रजनन होता है, किस कारण से, तो बहुखंडन द्वारा। अगला क्वेश्चन, पुनर्जनन किसे कहते हैं, पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग में से नए जीव के निर्माण की क्षमता को पुनर्जनन कहते हैं। अगला, हाइड्रा एवं प्लेनेरिया में प्रजनन किस विधि से होता है, ये पेपर में आ चुका है। पुनर्जनन यानी पुनरुद्भवन, दोनों नाम इनके। अगला, हाइड्रा में एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है, यह उभार या मुकुल वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करता है, ऐसे प्रजनन को क्या कहते हैं। तो ये मुकुलन की डेफिनेशन भी हो गई, और मुकुलन भी। ठीक ना। अगर मुकुलन की डेफिनेशन पूछे तो इतना, ये पूछे तो मुकुलन। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, तो आप ये डेफिनेशन बताएं, वे पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, तो क्या बताएंगे, राइजोपस, या उसे कवक कहते हैं। इसी कवक के कारण ही दांत वगैरह होते हैं, खाज खुजली। एक बहुत ही रद्दी चीज है, कवक जहां भी पड़ेगा सड़े स्थान, अच्छे स्थान पे कहीं नहीं पड़ता। आप पेड़ों में देखें, जड़ के नीचे बरसात के समय
काफी कलर में पड़ता है, यही पड़ता है। बासी रोटी में पड़ेगा, यही पड़ता है। सड़े स्थान पे ये अपना डेरा जमाता है। आप साफ सुथरे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां भी पड़ जाता है, यही रहता है। ठीक ना। कवक मतलब गंदगी है तो कवक रहेंगे अपना, वो अपना डेरा जमा के ले भाई अपना स्थान जमाएंगे, अपना घर बनाएंगे। ठीक ना। अगला, गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर की कृषि में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देख लें, कायिक प्रवर्धन। आनुवांशिक रूप से जनक के समान पौधे किस विधि से उत्पन्न होते हैं? तो कायिक प्रवर्धन। पुष्प किसका रूपांतरण है? प्रारोह। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो क्या है? पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं, या कि पुंकेसर स्थित हो या कि स्त्री केसर। तो क्योंकि एक ही रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? पुष्प एक लिंगी है, एक लिंग है। और दोनों होंगे तो फिर द्विलिंगी। तो ऐसे जीव के आप उदाहरण दे सकते हैं, पपीता में कि पुंकेसर हो गया कि स्त्री केसर। तरबूज, ठीक ना, आप किसी को खिला सकते हैं तरबूज वगैरह, पुंकेसर और स्त्री केसर को कॉम्बिनेशन रहता है। अगला, पुष्प का मादा जननांग में, पुष्प का मादा जो जननांग होता है तो उसमें कितने भाग होते हैं? पुष्प में भी मादा जननांग होता है। तो देख लें, पहला आधार उभरा, इसे क्या कहेंगे? अंडाशय। जब आप पुष्प लें उसमें जो उभरा हुआ भाग रहेगा वो आधार होगा, उसे क्या कहेंगे? अंडाशय। मध्य में लंबा तो उसे क्या कहेंगे? वर्तिका। और शीर्ष भाग को क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। तो 3 भाग होते हैं। ठीक है। नर में शुक्राणु का निर्माण किस अंग में होता है? तो वृषण में। अगला, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजन बता पूछा गया क्यों होते हैं। ये फॉर नॉलेज, टू टेक नॉलेज। ठीक ना। क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। शरीर के टेम्परेचर से ताप वहां कम रहता है। ऊपर अगर हाई, वहां बिल्कुल कम रहता है। अगर ऊपर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है बॉडी में, तो निचले हिस्से में हो सकता है 35 हो, 34 हो, 33 हो, कम रहता है। प्लेसेटा किसे कहते हैं? वह विशेष रचना जिसके द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है। रुधिर मतलब रक्त, खून। ठीक ना। तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेटा। अगला, अंडकोशिका कितने दिनों तक जीवित रहती है? 1 दिन तक। ठीक है, ओनली 8। लैंगिक संचरण द्वारा कौन से रोग होते हैं? लैंगिक संचरण अगर कर रहे हो तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? ठीक ना। तो ध्यान रखें, गुनीरिया, सिकलिस, यहाँ सिफिलिस होना चाहिए था, और एड्स। ये एड्स है, AIDS है, ये एल लिखा गया, AIDS हो गया, AIDS है, एड्स। गुनीरिया, सिफिलिस, गुनोरिया है, वैसे ये गुनोरिया होना चाहिए, इसका नाम गुनोरिया है। इसमें दाने पड़ जाते हैं छोटे छोटे, इन्फेक्शन होता है, खुजली बढ़ती है साफ सफाई ना करने का, है ना। ऐसे सिफिलिस रहता है, सिफिलिस है ये, सिफिलिस। मुंह में छाले पड़ जाते हैं काफी ज्यादा मात्रा में। ठीक ना। मतलब इसके बारे में अब ध्यान, मतलब यह लैंगिक संचरण द्वारा अगर देखें तो कौन कौन से रोग गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स होते हैं। तो टू टेक नॉलेज, मादा में गर्भधारण रोकने के लिए कौन सी युक्ति अपनाई जाती है? तो लूप अथवा कापर्टी। अगला, कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखें, यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया क्या है? स्वपरागण। जब पुष्प में पुंकेसर, स्त्री केसर में से एक जनन उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? पुष्प एक लिंगी है, एक लिंग है ये है उसके पास। यदि एक पुष्प के पराग कण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण। किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण मूलांकुर भाग में होता है। किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण प्रांकुर भाग में, तने का निर्माण प्रांकुर और भावी जड़ का निर्माण मूलांकुर। ठीक ना, कंबाइन करके याद करना। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में।
मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय में। शुक्राणु वृषण में, अंडाणु अंडाशय में। आप इसको याद करने के को रिलेट कर लें, अंड अंड, ठीक है ना, तो याद रहेगा। इसका तो हो गया, फिर अलग ही हो जाएगा। भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होती है। सजीव में अपने ही समान आकृत रूप के नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता ऊपर पढ़े थे आप, क्या कहलाती है? जनन, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है। जीवों में जनन किस प्रकार से होता है? लैंगिक प्रजनन से युग्मक का निर्माण होता है, ठीक ना। युग्मक का निर्माण किससे होता है? लैंगिक प्रजनन से, लिंग। अगला, पौधे में लंबाई की वृद्धि जो को एक्सोनोमीटर यंत्र, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सोनोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। आगे देखते हैं। वृषण का कार्य शुक्राणुओं को उत्पन्न करना है, ठीक है ना। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ब्रायोफिलम में कलिकायन विधि द्वारा प्रजनन होता है। ब्रायोफिलम की पत्तियों में कलिकायन होता है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं जो कुछ समय पश्चात विकसित होकर जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधों का निर्माण करते हैं। तो ये ब्रायोफिलम के बारे में दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बडिंग जिसको बोलते हैं, बडिंग करने जा रहे हैं। कायिक प्रवर्धन के बारे में हम जान लेते हैं कि क्रिया में पौधे विभिन्न भागों में नवीन पौधों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन भी कहते हैं। द्विखंडन देख लेते हैं। एक कोश के जीव में कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को द्विखंडन या द्विविखंडन कहते हैं। दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक ना। अगला, गर्भस्थ शिशु मां से प्लेसेंटा नामक ऊतक से जुड़ा होता है। इसी के द्वारा भ्रूण में मां के गर्भस्थ में पोषित होता है तथा इसी माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अन्य पोषक तत्व बच्चा प्राप्त करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं परागण और निषेचन में। परागण पौधों में होता है और निषेचन मानव में। पराग कोण से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहेंगे। नर एवं मादा जनन इकाइयों के मिलन को निषेचन कहेंगे, ठीक है ना, निषेचन। अगला, परागण के बाह्य साधनों जैसे वायु, जल, कीट। परागण इनकी आवश्यकता होती है। परागण कराना है तो वायु मिलनी चाहिए, जल मिलना चाहिए और कीट, लेकिन इसके लिए बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। अगला, यह एक बाह्य क्रिया है, बाहर होती है और यह बीजांड के भीतर ही होने लगती है। अगला, इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं है। निषेचन होने से पूर्व परागण होना आवश्यक है। परागण देखें, वह क्रिया जिसमें पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण उसी पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, परागण कहलाता है। स्वपरागण को देखें, जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण, उसी पुष्प में यह होता है। पर परागण, जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो ये क्या होता है? पर परागण, ठीक है। ऋतुस्राव, जब अंड निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति में बनने वाली परत का कोई उपयोग नहीं रहता, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, इसलिए ऋतुस्राव होता है, ठीक है। आगे देखें, ये इंफॉर्मेशन के लिए है, ये एग्जाम वगैरह में इतना पूछा जाता नहीं है, बट ये नॉलेज के लिए आप रख सकते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक के माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? कैलस। और कैलस को वृद्धि विभेदक हार्मोन युक्त एक माध्यम में स्थानांतरित करते हैं, पौधों को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे
बन जाते हैं, बार बार ऐसी प्रक्रिया करते रहें। वृषण देखते हैं, वृषण किसे कहेंगे? वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और वृषण में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कहाँ? वृषण में। अंडाशय में के बारे में जाने, अंडाशय का कार्य अंडाणु उत्पन्न करना तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्त्रावन करते हैं। शुक्रवाहिनी देखते हैं, शुक्रवाहिनी शुक्राशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? शुक्राशय में। यह नलिका वीर्य को शुक्राशय में पहुंचाती है। पुंकेसर, यह पुष्प में पाया जाएगा। पहली बात, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग का नाम है पुंकेसर। यह पतला तंतु के समान होता है। शीर्ष भाग पर पराग कोश होता है जिसमें परागकण होते हैं। इसका मुख्य कार्य पराग कणों को उत्पन्न करना है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर देखेंगे, ठीक है। अलैंगिक जनन, इसमें प्राय एक जनक भाग होते हैं, तो इसमें कितने होंगे? 2 जनक। इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते और इसमें उत्पन्न होंगे। यह प्रक्रिया निषेचन नहीं, इस प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता। अलैंगिक है, लिंग का यूज ही नहीं हुआ, इस प्रक्रिया में निषेचन होता है। लैंगिक जनन लिंग के द्वारा, ऐसे विदाउट। इस प्रक्रिया में युग्मनज नहीं बनते और इसमें बनते हैं। प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इस प्रकार जीवों में जनन कैसे होता है, चैप्टर 7 का हुआ समापन। हम अगले चैप्टर को अगले लेक्चर में देखेंगे। आपने इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट